किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए आपको उस एग्ज़ाम का पैटर्न समझना पड़ता है। एक बार आपने उस एग्ज़ाम के पैटर्न को, एग्ज़ाम के सिलेबस को समझ लिया, आपका एग्ज़ाम 110% निकल जाएगा। तो सेम चीज़ हमारे सीए एग्ज़ाम्स में होती है कि एक बार आपने पैटर्न समझ लिया, सिलेबस समझ लिया, तो आपको फेल होने से कोई नहीं रोक सकता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे अकाउंट्स के सिलेबस की, अकाउंट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन्स की, अकाउंट के वो इंपॉर्टेंट पार्ट्स की, जो बच्चे मिस कर जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चों के अकाउंट्स में 50, 60, 70 जो उनका टारगेट होना चाहिए, एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें आप अकाउंट्स में, एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें आप 60-70 प्लस का सोच सकते हैं, वहाँ पे बच्चे देखने में आता है कि बच्चों के 30-35 से ऊपर मार्क्स आ ही नहीं जाते। तो इस वीडियो में हम पूरी इतनी डिटेल में, इतने अच्छे से बात करेंगे कि इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, आपके अकाउंट्स में आएँगे। 101% गारंटी के साथ कह रहा हूँ, 60 प्लस से नीचे आएँगे ही नहीं आएँगे। तो वीडियो को पूरा देखना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूँ और आपके लिए ऐसी ही अच्छी-अच्छी वीडियो बना सकूँ। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अकाउंट्स के बाद लॉ का, टैक्स का, कॉस्टिंग का, एफएम का, एसएम का, ऑडिट का भी ऐसी ही वीडियो आएगी। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ये देखना और देखने के बाद भाई प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? जी, मैं बहुत बढ़िया हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आइए। मैं अपना कैमरा ऑन कर दूँ। मेरा कैमरा, वेयर इज़ माय टूल? कैमरा हो गया। तो सबसे पहले मैं आपको क्या बताया था, किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए उसका सिलेबस समझना पड़ता है। तो मैं आपको बहुत डिटेल में तो नहीं, बहुत ब्रीफ में समझाऊँगा सिलेबस है क्या। ऑलरेडी आपको पता है, बस आपको थोड़ा ऊपर-ऊपर से समझा देता हूँ। तो मैंने सिलेबस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। मैंने क्या किया है, सिलेबस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला, वो स्टैंडर्ड जो किसी चैप्टर से लिंक नहीं है, जैसे एएस1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया, 19 हो गया, 20 हो गया। ये जो स्टैंडर्ड्स है, ये जो स्टैंडर्ड्स आपको दिख रहे हैं, वो किसी भी चैप्टर से लिंक नहीं है। मतलब स्टैंडर्ड पढ़ लिया काफ़ी है। इसके अलावा आपको कुछ चैप्टर अलग से नहीं पढ़ना। जो पार्ट 2 में जो मैंने डिवाइड किया है, पार्ट 2 में जो डिवाइड किया है उसमें क्या है कि आपको स्टैंडर्ड के साथ उसके चैप्टर्स को भी पढ़ना पड़ेगा। जैसे एएस3 विथ कैश फ्लो स्टेटमेंट, आपको पता ही होगा। एएस13 विथ इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, जिसमें आपको इक्विटी का और डिबेंचर के अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं। एएस13 विथ इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, एएस14 विथ अमालगेशन, ठीक है। एएस21, 23, 25, 27, 28, मतलब टोटल 5 स्टैंडर्ड, एएस21, 23, 25, 27, 28 विथ 5 स्टैंडर्ड के साथ आपको पढ़ना होता है सीएफएस, ठीक है। हाँ भैया। थर्ड पार्ट में मैंने बाँट दिया है वो चैप्टर्स जो किसी एएस के साथ लिंक नहीं है। जैसे स्टार्टिंग में चैप्टर 1 टू 3, फिर आपका इंटरनल, फिर आपका ब्रांच, फिर आपका फाइनेंस स्टेटमेंट और फिर आपका बायबैक। ये 5 चैप्टर, ये 6 चैप्टर जो भी है, ये किसी स्टैंडर्ड से लिंक नहीं है। तो सिलेबस को कैसे मैंने बाँटा? वो स्टैंडर्ड जो किसी चैप्टर से लिंक नहीं है, वो एएस जो चैप्टर से लिंक है और वो चैप्टर जो एएस से लिंक नहीं है। तो इस तरह से मैंने डिवाइड कर दिया है सिलेबस को। बात समझ में आ गई? बिल्कुल भैया। अब चलते हैं अगले पार्ट पे, ठीक है? अब सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि चलो भैया, सिलेबस की तो अंडरस्टैंडिंग हमें है ही है कि भैया इस तरह का सिलेबस में आपने नई बात क्या बताई। हाँ, ये बिल्कुल बात है। ये आपने बिल्कुल बात सही सोची कि इसमें नई बात क्या बताई। अब जो मैं दूसरा पॉइंट बताऊँगा, ये बिल्कुल नई बात है, जो बहुत सारी बड़ी-बड़ी फैकल्टीज़ नहीं बताती कि भैया पेपर कहाँ से आता है। पेपर कहाँ से आता है? अब होता क्या है कि जैसे ही एग्ज़ाम होता है ना, आप कोई भी अटेम्प्ट उठा लो, चाहे मई 24, सितंबर 24, जनवरी 25। जब पेपर खत्म होता है, जब टीचर्स अपना रिव्यू देते हैं, तो क्या बोलते हैं? भाई देखो, देखो, पूरा पेपर ना हमारी बुक से आया है। पूरा पेपर हमारी बुक से आया है। देखो, देखो, देखो। कौन सी बुक से आया है ये तो बताओ? हमारी बुक से। अरे चलो ठीक है, तुम्हारी बुक में कौन से क्वेश्चन्स हैं? कहाँ क्या डाले वो तो बताओ। तो एट द एंड उनका गोल क्या होता है कि बच्चे के अंदर वो फोमो क्रिएट करना कि अगर बच्चे का अटेम्प्ट नहीं निकल पाता इस बार, या निकल भी जाता है, अगर फाइनल में आता है, तो वो हमारी बुक, हमारी क्लासेस परचेज करे। लेकिन मैं ऐसा नहीं करने वाला। मैं आपको सच में बताऊँगा कि आपका पेपर कहाँ से बनता है, और आपका पेपर बनता है आईसीएआई मॉड्यूल से। भैया क्या कह रहे हो? झूठ मत बोलो। टीचर से बोलते मॉड्यूल से पेपर नहीं आता या नहीं आता। वो सरासर झूठ बोले। आपका पूरा पेपर ना, पूरा पेपर, अगर पेपर बहुत ईज़ी है या एवरेज है, तो मोर देन 70% पेपर पूरा मॉड्यूल से डायरेक्टली आता है। अगर पेपर थोड़ा-सा ट्रिकी बना दिया, या थोड़ा-सा एक आध क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी बना दिया, या कोई एडजस्टमेंट ट्रिकी बना दी, तो वो क्या होता है, लास्ट 5-6 अटेम्प्ट या 7 अटेम्प्ट के आरटीपी, एमटीपी में से आता है। किसी फैकल्टी की बुक से नहीं आता ना। कोई आईटी-जे का पेपर तो है नहीं कि फैकल्टी अपनी नोट्स बनाती है या क्वेश्चन्स बनाती है। इतना दिमाग तो फैकल्टी लगाती नहीं है। वो क्या करती है, पुराने पेपर्स का, पुराने आईसीए के आरटीपी, एमटीपी, पीयूसी के क्वेश्चन्स को कंपाइल करके अपनी बुक में देती है, उसको फिर 500, 1000, 2000 में बेचती है। लेकिन कोई इसलिए नहीं बताता कि मॉड्यूल से पेपर आता है, या कितना भी हार्ड पेपर आए, मिनिमम 50-60% का पेपर मॉड्यूल से ही आता है। तो अगर आपके पास किसी फैकल्टी की बुक नहीं भी है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं दोस्तों। अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ़ मॉड्यूल पे फ़ोकस कर लेते हो, तो आपका हो जाता है। आप आराम से 60-70 मार्क्स ला सकते हो। तो उसी की बेस पे मैंने बनाया कि आपका पेपर पेपर सोर्स ऑफ पेपर, एक सेकंड, कि आपका पेपर बनता कहाँ से, देखिए। मई 24, आप देखिए, जो-जो क्वेश्चन्स हैं, वो किस-किस चैप्टर से लिंक है, मतलब कौन-कौन से मॉड्यूल से लिंक है, वो मैंने दे दिया, देखो। ये पूरा मॉड्यूल, और ये आपको जो लेटेस्ट मॉड्यूल है, मई 25 वाला, उसमें सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएँगे। तो ये पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी। आप क्वेश्चन्स को देखना, एक बार पुराने पेपर को डाउनलोड कर लेना, क्वेश्चन को रीड कर लेना, और जो यहाँ पे क्वेश्चन्स मेंशन है, जो बैक क्वेश्चन 13, इलस्ट्रेशन 13 एंड 16, उससे मैच करके आप देख लेना। तो इसमें मैंने मई 24 का एमसीक्यू हमारे पास नहीं था, तो वो मैंने नहीं डाला है। सितंबर 24 के एमसीक्यू डाल दिए मैंने। सेम जो आपका लास्ट अटेम्प्ट था, जनवरी 25, उसके क्वेश्चन कहाँ-कहाँ से मैच करते हैं, आप ये देखो।
पूरा पेपर मॉड्यूल से है, ये देखो। तो सारे क्वेश्चंस मैंने डाल दिए। अच्छा, AS20 का क्वेश्चन कौन सा सिमिलर क्वेश्चन, मतलब अगर उसमें 10 पॉइंट तो 4 पॉइंट पूछ लिए या उसके मिलता-जुलता क्वेश्चन पूछ लिया। सेम का मतलब क्या हो गया कि एग्जैक्ट वही क्वेश्चन आईसीएसई ने पूछ लिया है। तो देखो, या तो सिमिलर क्वेश्चन मिलेगा, नहीं तो आपको सेम क्वेश्चन मिलेगा। तो क्वेश्चन वाइज, चैप्टर वाइज और कहाँ पे आपको मिलेगा क्वेश्चन वो मैंने मेंशन कर दिया। ये पीडीएफ फाइल आप डाउनलोड कर लेना और खुद से एक बार चेक कर लेना ताकि आपको वो विश्वास हो जाए। सेम से मैंने एमसीक्यू के लिए भी डाल दिया। अगर यहाँ पे आप पढ़ोगे बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब क्या हो गया, यार आपने नोट्स बनाए होंगे, पढ़े होंगे, तो ES10 का, अब देखो ES10 का एक छोटा सा क्वेश्चन आया, ES28 का एक क्वेश्चन आ गया या ES7 का क्वेश्चन आ गया, तो आपने आपने जो नोट्स पढ़े होंगे ना वही डाल दिए। अब ES22 के 4 क्वेश्चन आए थे एमसीक्यू में, हाँ भैया, तो ये आपके इलस्ट्रेशन 1, 3 और बैक ऑफ 7, 8 का मिलता-जुलता मिक्स करके क्वेश्चन आया था। तो अब ये रीड कर लेना, ठीक है? ठीक है, तो पेपर कहाँ से बनता है? मॉड्यूल से बनता है 60-70%। जो 20 से 30% पेपर होता है, अगर पेपर हार्ड आता है या ट्रिकी आता है, तो वो आपके पुराने आरटीपी, एमटीपी से बनता है। मतलब एट द एंड मैं ये बोलूँगा कि अगर आपने मॉड्यूल को अच्छे से कर लिया, अपने आईसीएस एलिमेंट को 2 से 3 बार कर लिया, प्लस आपने लास्ट 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 कम से कम 7 से 8 अटेम्प्ट के आरटीपी आरटीपी और एमटीपी को कर लिया और प्रीवियस के क्वेश्चन कर लिए, तो दिस इज द मोर देन इनफ फॉर योर प्रिपरेशन। ठीक है, ठीक है भैया। अब आते हैं थर्ड पेपर पे, थर्ड पॉइंट पे कि पेपर फॉर्मेट क्या हो गया। तो आईसीआई का एक स्टैंडर्ड पेपर फॉर्मेट होता है जो बहुत रेयर केस में होता है कि आईसीआई चेंज करता है। बहुत रेयर केस में, मतलब ऐसा नहीं कि चेंज नहीं कर सकता, हो सकता है जो ये पेपर फॉर्मेट मैं आपको बता रहा हूँ वो सेम हो सकता है आईसीआई कुछ चेंज कर दे, लेकिन कहता हूँ रियल रियल केस में आईसीआई चेंज करता है। तो आप ये मान के चलो 90% यही पेपर फॉर्मेट आईसीआई फॉलो करेगा। क्या 90%? तो पहला क्वेश्चन जो आपका कंपल्सरी क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन 1 ABC, वो आपका स्टैंडर्ड से होगा। अब कौन से स्टैंडर्ड से होगा वो नहीं बता सकता, पर क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट का ABC आपका ए से होगा, जो कि आपके टोटल 14 मार्क्स होगा, जिसमें आप कह सकते हो 5 मार्क्स, 5 मार्क्स और 4 मार्क्स या 4 5 5 करके भी हो सकता है। मतलब पहले क्वेश्चन की वेटेज 14 मार्क्स की होगी, 14 मार्क्स होगी, जो कि कंपल्सरी क्वेश्चन होगा, वो एएस क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो अगेन 14 मार्क्स का होगा, अब वो किसी एएस से नहीं होगा, किसी चैप्टर से हो सकता है। मोस्ट प्रोबब्ली आपका या तो इंटरनल से क्वेश्चन मिलेगा, नहीं तो फाइनेंस स्टेटमेंट कंपनी से मिलेगा, नहीं तो हो सकता है अगर ऐसे चेंज करना चाहे या कुछ करना चाहे तो वो ES13 बायबैक के ब्रांच से भी पूछ सकता है। चांसेस कम है, मेन चांसेस इन दो चैप्टर से भी पूछ सकता है। लास्ट टाइम में इंटरनल से पूछा था जनवरी 25 में, ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे इंटरनल का क्वेश्चन पूछा था। इससे पहले अगर आप जाओगे तो फाइनेंस स्टेटमेंट ऑफ कंपनी से क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। इससे पहले जाओगे तो आपका इंटरनल से क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो मोस्ट प्रॉब्ली इंटरनल फाइनेंस फाइनेंस स्टेटमेंट कंपनी से आएगा, ठीक है। नहीं तो हो सकता है वो क्या कर सकता है कि 10 मार्क्स का इंटरनल से पूछ ले, 5 मार्क्स का, 4 मार्क्स का ES13 से या बायबैक से पूछ ले, ये भी चांसेस है। पर मोस्ट प्रॉब्ली किससे होगा? इंटरनल से, फाइनेंस स्टेटमेंट ऑफ कंपनी से। हाँ कि ना? हाँ कि ना? हाँ कि ना? ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड और थर्ड का ए बी, ये आपका एएस होगा। कौन सा एएस होगा वो बताना मुश्किल है, लेकिन एएस होगा। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 तो फिक्स है कि भैया 4 में पूछेंगे अमालगेशन, अमालगेशन मतलब ES14 विद अमालगेशन। क्वेश्चन नंबर 5 जो होगा वो आपका सीएफएस होगा। सीएफएस बोले तो कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं, सीएफएस बोले तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब सीएफएस बोले तो सीएफएस विद एएस 21, 23, 25, 27, 28 ये पूछ सकता है किसमें, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में, ये तो फिक्स है। इसमें कौन सा आएगा बताना मुश्किल है। क्वेश्चन नंबर 2 में इंटरनल आएगा, फाइनेंशियल कंपनी जाएगा, पर क्वेश्चन नंबर 4 और 5 ऐसे फिक्स कर दिया कि अमालगेशन और सीएफएस में पूछेगा। हाँ, हो सकता है ये भी चांस है कि क्वेश्चन नंबर 2 में अमालगेशन पूछ ले, क्वेश्चन नंबर 3 में सीएफएस पूछ ले, क्वेश्चन नंबर 4 में इंटरनल फाइनेंस स्टेटमेंट कंपनी से पूछ ले। तो सीक्वेंस ऊपर नीचे होता है, पर फॉर्मेट लगभग यही रहेगा। ये मतलब भैया आपने तो बोला था क्वेश्चन नंबर 4 में अमालगेशन आया था, पर क्वेश्चन नंबर 5 में अमालगेशन आ गया। भाई आया ना, सीक्वेंस ऊपर नीचे हो गया ना, पर चीजें तो वही रही ना। कुछ कुछ होते हैं नमूने जो इस पे भी डाउट करते हैं। मैंने कहा भाई 90% सेम होगा, 10% में ऐसे सीक्वेंस इन करेगा, या अमालगेशन में 10 मार्क्स का अमालगेशन पूछ लेगा, 4 मार्क्स का ES14 का अलग से स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पूछ लेगा, 10 मार्क्स का सीएफएस का क्वेश्चन पूछ लेगा, 4 मार्क्स का ES28 से क्वेश्चन पूछ लेगा। चीजें वही रहेगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 और ए बी का क्या होगा? 6 के ए में या तो कोई स्टैंडर्ड का क्वेश्चन होगा, नहीं तो कोई थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होगा। थ्योरी बेस्ड बोले तो जैसे चैप्टर नंबर 1, 2, 3 या अमालगेशन की थ्योरी या बायबैक की थ्योरी पूछ सकता है, या एएस और एएस, मतलब 6 के ए में क्या होता है, दो पार्ट होते हैं, एएस और एएस, या एएस और थ्योरी, या थ्योरी और एएस करके होता है, जिसमें आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। 6 का बी क्या होगा? आपका एएस होगा, और 6 के सी में क्या होगा? आपका ब्रांच होगा। ये भी फिक्स है, मतलब क्वेश्चन नंबर 4, 5, क्वेश्चन नंबर 4, 5 और क्वेश्चन नंबर 6 का सी, ये ब्रांच, ये तीन चीजें ऐसे फिक्स करती है। अगेन बोल रहा हूँ, चेंज हो सकता है, पर 90% अभी तक जो भी आरटीपी एमटी जो भी लास्ट 3 अटेम्प्ट के पेपर हुए हैं, जो लास्ट 3 अटेम्प्ट के एमटीपी हुई है, या जो आज 8 तारीख है, तो जो आपकी जो एमटीपी भी आई है, उसमें ये ऑलमोस्ट यही चीजें आईसी ने डाली। इसलिए पेपर फॉर्मेट आपका ऑलमोस्ट 90% यही रिपीट होने के चांसेस हैं। अगेन कह रहा हूँ, चेंज हो सकता है, आईसीआई पे भरोसा नहीं रहना चाहिए, बट आईसीआई बहुत रेयर केस में कोई चीजें चेंज करता है, ठीक है। हाँ कि ना? हाँ कि ना? चलो, अब आता है आपके पॉइंट नंबर 4 पे कि पेपर प्रेडिक्शन क्या है। भैया ये बता दो, चलो पेपर फॉर्मेट तो कोई बता देगा, सिलेबस बता देगा, पेपर कहाँ से आता है सब पता है, पेपर बता दो क्या है, क्या है, क्या है, क्या है। तो भैया मैंने अगेन स्टार्टिंग में बोला था, किसी भी एग्जाम को क्लियर करना है तो उस एग्जाम को समझना चाहिए। और जो भी प्रेडिक्शन मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी सारी प्रेडिक्शन है, आपके लास्ट 3 अटेम्प्ट के आरटीपी एमटीपी के बेसिस पे है, जिसके सही होने के चांसेस अभी तक देखा गया। जो 100% बोल सकता हूँ क्या 100% सही होगा, पर मैं कभी भी 100% नहीं बोलता। मैं ऐसे बोलता हूँ कि अगर आपने हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट कर लिया, जो मैं आपको पेपर फॉर्मेट या जो पेपर प्रेडिक्शन बता रहा हूँ, वो चीजें फॉलो कर तो 70-80% वही आएगा। 20 से 30% यार ऐसा पेपर बनाता है, किस मूड से पेपर बनाएगा, कैसे बनाएगा, वो ऐसे के अलावा किसी को नहीं पता। लेकिन ऐसे जो पुराने आरटीपी एमटीपी जो चीजें करता है, बताता है, उसके बेसिस पे मैंने पेपर प्रेडिक्शन की है, जिसके सही होने के चांसेस 70 टू 80%, मतलब 100 में से 70-80 मार्क्स जो मैं बताऊंगा, जिस तरह से बताऊंगा वही चीजें आएगी। हाँ कि ना? हाँ कि ना? हाँ कि ना? बिल्कुल। तो ये एएस एनालिसिस है, मतलब मई 18 से लेके जनवरी 25 में लगभग 17-18 अटेम्प्ट का मैंने एएस का एनालिसिस किया है कि इस एएस से क्वेश्चन आईसीआई ने पूछे हैं।
ठीक है? यहाँ पे एक एक चीज़ आता है ES30 और ES14 यहाँ पे लिखा है स्टैंडर्ड, मतलब पहले क्या होता था कि आपका जो अटेम्प्ट होता था मई 18 से लेके नवंबर 23 जो ओल्ड सिलेबस था, उसमें ES13 का अलग से क्वेश्चन आता था और इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का क्वेश्चन अलग से आता था, वो हमेशा आता था। ES13 का आता था या नहीं आता था। सेम चीज़ पुराने टाइम में क्या होती थी कि ES14 का अलग से क्वेश्चन आता था, कई बार 1-2 बार आता था और अमालगेशन क्वेश्चन हर बार आता था एडवांस अकाउंटिंग में। इसलिए यहाँ पे लिख दिया कि ES13 और ES14 अलग-अलग है। अब क्या हुआ है, अब ES13 को और इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग को मर्ज कर दिया है और सेम चीज़ आपने ES14 और प्लस अमालगेशन में भी देखी होगी, ठीक है? तो ये चीज़ बतानी थी, बता दी। तो ES का इंग्लिश है, इसको बताना, इसको समझाना थोड़ा बहुत बड़ी बात हो जाएगी, तो आप पढ़ के भी समझोगे। भैया देखो, ES1 का मई 18 में आया नहीं आया, तो मैंने फिलिंग द ब्लैंक्स कर दिए। तो नवंबर 18 में आया, मई 19 में आया, जैसे इसी तरह से ES3 मई 18 में आया, नवंबर 22 में आया, ES7 मई 18 में आया, मई 19 में आया, नवंबर 20 में। तो उसी तरह से जैसे नवंबर 23 तक ओल्ड सिलेबस तक का हो गया, फिर यहाँ पे न्यू सिलेबस का भी मैंने यहाँ पे डाल दिया है कि कौन-कौन सा है और MCQ में कौन-कौन सा स्टैंडर्ड पूछा है ICA ने, वो चीज़ भी मैंने यहाँ पे डाल दी है, ठीक है? ठीक है? ये डाल दी तो आप रीड कर लेना, ठीक है भैया? PDF फाइल में दे दूँगा, ठीक है? तो आप वहाँ पे देख लेना, ठीक है? अब आता है एग्जाम का चैप्टर वाइज एनालिसिस कि देखो भैया क्वेश्चन नंबर वही पेपर फॉर्मेट जो मैं आपको बताया कि मैंने पेपर फॉर्मेट कैसे बनाया मई 24 सितंबर 24 जनवरी 25 के बेसिस पे मैंने मई 25 का प्रेडिक्शन किया कि इस तरह से आपको पेपर देखने को मिलेगा। देखो अमालगेशन 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 इसे बोला क्वेश्चन नंबर 4 अमालगेशन के लिए फिक्स है। सीएफएस से बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में सीएफएस फिक्स है। क्वेश्चन नंबर 6 का ब्रांच 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 यहाँ पे ब्रांच फिक्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो इंटरनल फाइनेंस स्टेटमेंट कंपनीज इंटरनल, तो मोस्ट प्रोबब्ली आपका इस बार क्या हो सकता है कि फाइनेंस स्टेटमेंट कंपनी से चैप्टर देखने को मिले। उससे ज्यादा क्वेश्चन नंबर 6 का भी देखो फाइनेंस स्टेटमेंट कंपनीज, ये तो इंटरनल नहीं तो बायबैक, मतलब वो बायबैक से भी हो सकता है, वो इंटरनल से भी हो सकता है, वो फाइनेंस कंपनी से भी हो सकता है, हो सकता है वो ए से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इस तरह से मैंने आपको बना के दे दिया, ठीक है? उसी तरह से अब देखो एमसीक्यू का भी एनालिसिस कर दिया है कि देखो एमसीक्यू सितंबर, देखो मई 24 का एमसीक्यू तो है नहीं मेरे पास, तो उसका तो एनालिसिस कर नहीं पाया। तो देखो सितंबर 24 और जनवरी 25 भाई किस तरह से स्टैंडर्ड पूछा है, किस तरह से पूछा है। तो एमसीक्यू में क्या है, आपका 3 सेपरेट की स्टडीज होता है। देखो 3, देखो यहाँ पे लिखा है ना, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। जनवरी 25 में ये केस स्टडीज हो गई, ये केस स्टडीज हो गई और ये केस, मतलब टोटल आपकी कितनी होगी, 3 केस स्टडीज होगी। सेम चीज़ 3 केस स्टडीज होगी और 3 से 5 होगी, 3 से 5 इंडिविजुअल क्वेश्चंस होंगे जो कि किसी भी केस स्टडीज के पार्ट में, जैसे यहाँ पे 3, 2, 5, 5 अलग से क्वेश्चन पूछ लिए, यहाँ पे 3 अलग से क्वेश्चन पूछ लिए, ठीक है? हाँ कि ना? हाँ कि ना? हाँ कि ना? तो ये हो गया एमसीक्यू का एनालिसिस, ठीक है? अब मैंने क्या-क्या किया, चैप्टर्स को एबीसी में बाँट दिया है, जिसमें आपको जो ए वाला पार्ट है ना, जो आपको करके ही जाना है, ए वाला पार्ट और बी वाला पार्ट, ए वाला पार्ट और बी वाला पार्ट ज़रूर करके जाना है। सी वाले पार्ट में क्या है भाई, अगर टाइम मिलता है, अगर आपके पास टाइम है तो कर लेना, नहीं तो छोड़ के भी जा सकते हो। देखिए ए और बी वाला पार्ट है, ये आपको करके ही जाना है, तभी आप 70 प्लस का, 80 प्लस का, 60 प्लस का अकाउंट्स में टारगेट कर सकते हो। पर सी वाले पार्ट में अगर टाइम मिले तो कर लो, नहीं तो छोड़ के भी जा सकते हो। ठीक है? हाँ कि ना? हाँ कि ना? अब आता है वैसे ही जैसे मैंने आपको पॉइंट नंबर 1 में बताया कि सिलेबस को 3 पार्ट में बाँटा है, तो उसी तरह से वो स्टैंडर्ड जो किसी चैप्टर से लिखनी है, तो ES 1, 2, 4, 5, 7 है, ठीक है? तो उसमें मैंने क्या किया है, ये जो स्टैंडर्ड्स मैंने लिखे ना ES 1, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 17, 14, ये लास्ट 3 अटेम्प्ट में आईसीएसई ने पूछा ही नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आपको ES 1 दिखाता हूँ, देखो। हुँ। देखो लास्ट 3 अटेम्प्ट में ES नहीं पूछा है इसने, ES 5 नहीं पूछा है, ES 11 नहीं पूछा है, चलो ES 14 को रहने देते हैं, ES 17 नहीं पूछा है, ES 23 तो चलो उसके साथ लिखेंगे, ES 24 नहीं पूछा है, ES 24, तो ये जो 4-5 स्टैंडर्ड है ना, ES 1, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 17, 14, 24, ये जो 10 स्टैंडर्ड है, ये आईसीएसई ने लास्ट 3 टर्म में नहीं पूछा है। तो मतलब नहीं पूछा है, तो इस 10 में से आप मान के चलो कि 2 से 3 स्टैंडर्ड या तो एमसीक्यू में, नहीं तो आपके डिस्क्रिप्टिव पार्ट में पूछ सकते हैं। उसके अलावा आता है बी कैटेगरी। कहने के लिए तो ये भी एक एटिक चैप्टर है, लेकिन पहले आप वो स्टैंडर्ड लो भाई जो पूछा नहीं है। जो पूछा नहीं है, तो हो सकता है आपके अटेम्प्ट में पूछ ले, इसलिए मैंने कहा ये करके जाओ। अब आता है ES 2, 16, 19, 20, 22, 26, तो ये आईसीएसई के ना फेवरेट स्टैंडर्ड है। कुछ चीज़ होती है ना आईसीएसई की फेवरेट है, होती है। तो ES 22, ES 2, ES 26, 16, 19, ये आपके आईसीएसई के फेवरेट स्टैंडर्ड है। मतलब आप ये लगा के चलो कि भैया ये स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आईसीएसई पूछेगा ही पूछेगा। तो कहने को तो इसको मैं सी कैटेगरी पूछता हूँ। देखो ES 2 का आप देखोगे, ES 19, देखो ES 20 अगर आप देखोगे लास्ट अटेम्प्ट में, ये रहा। ES 22 एक एमसीक्यू के फॉर्म में और सितंबर 24 में वो आपके डिस्क्रिप्टिव पार्ट में पूछ लिया था। मैं बोल सकता हूँ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आप पहले की हिस्ट्री देखोगे ना ES 22 की, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो। मई 18 में पूछा, लगातार 3 अटेम्प्ट में पूछा, आपके जनवरी 21 तक, फिर आपके जुलाई 21 में भी पूछा, फिर 2 अटेम्प्ट में नहीं पूछा, फिर नवंबर 22 में पूछा, मई 23 में नहीं पूछा, पर आपके इसके नवंबर 23 में पूछ लिया। तो ये 2-3 स्टैंडर्ड है ना आईसीएसई के फेवरेट है, इसको आप कभी भी नेगलेक्ट करके नहीं जा सकते। नेगलेक्ट करके आप नहीं, 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 नहीं जा सकते हो, ठीक है? ES 22, 3, 5, ठीक है? तो ये स्टैंडर्ड क्या आईसीएसई के फेवरेट है, इसलिए मैंने इसको डाल दिया। तो सबसे पहले ये करके जाओ, फिर आईसीएसई के जो फेवरेट स्टैंडर्ड है, ये जो 6 फेवरेट स्टैंडर्ड है वो करके जाओ। अगर टाइम मिले तो ये वाले स्टैंडर्ड कर लेना, नहीं तो ES 15, 18, 29 आप छोड़ के जा सकते हो। हाँ, एटलीस्ट इसके जो कॉन्सेप्ट नोट्स है वो पढ़ लेना, क्वेश्चंस करके मत जाना। पर ये 2 स्टैंडर्ड के क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से आप करके जाओगे। हाँ कि ना? हाँ कि ना? हाँ कि ना? ठीक है? अब आते हैं वो स्टैंडर्ड जो किसी चैप्टर से लिंक है, जैसे ES 3 विद कैश फ्लो, ES 13 विद इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, ES 14 विद अमालगेशन, ES 21, 23, 25, 27, 28 विद सीएफएस। तो आपको तो पता ही होगा कि ये 2 चैप्टर जो है ये तो आईसीएसई के फिक्स है, इसलिए मैंने इसको ए कैटेगरी में डाल दिया है। ES 14, ES 21 ये तो आईसीएसई के फिक्स है। उसके अलावा देखो
कैश फ्लो अगर आप देखोगे लास्ट टर्म में देखोगे तो आपके डिस्क्रिप्टिव पार्ट में भी था, एमसीक्यू में भी था, लास्ट 3 टर्म से ईएससी का क्वेश्चन आया ही आया है। ईएस 13 लास्ट 3 टर्म में आईसीए ने एक बार पूछा है, वो भी क्या पूछा है, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग पूछा है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग के फॉर्म में पूछा है, तो हो सकता है दोबारा पूछ ले, क्योंकि लास्ट में पूछा नहीं है, May 24 में पूछा नहीं है, तो ये पूछ सकता है। इसलिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ मैंने कोई सी कैटेगरी डाला, क्योंकि 4 तो चैप्टर आपके एएस 3 विद कैश फ्लो, एएस 14 विद एनालिसिस, एएस 13 विद इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, ठीक है, और एएस 21 सीएफएस। तो उसमें से 2 चीज़ तो आईसीए की फिक्स है, ठीक है। तीसरी आईसीए की फेवरेट बन चुकी है, कैश फ्लो, क्योंकि लास्ट टाइम में तो 15-20 आई थिंक 8 मार्क्स का वो 14-15 मार्क्स का कैश फ्लो आ गया था, तो ये वो भी फेवरेट है। एएस 13 देखो लास्ट 3 में एक बार पूछा, वो भी इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, तो हो सकता है कोई इन्वेस्टमेंट अकाउंट का बड़ा क्वेश्चन पूछ ले, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ ले, जहाँ पे एएस 13 का एक क्वेश्चन पूछ लिया, 4 मार्क्स का, 10 मार्क्स का आपको इन्वेस्टमेंट बनाने का वो फॉर्मूला बनाने को आ जाए। इसलिए ये चार चैप्टर आपके लिए फेवरेट बन जाते हैं। फिर आता है पॉइंट नंबर 3 पे सीखे, वो चैप्टर जो एएस से लिंक नहीं है, जैसे चैप्टर 1, 2, 3 थ्योरी, आपका इंटरनल, आपका ब्रांच, आपका फाइनेंस स्टेटमेंट और बायबैक। तो आप देखोगे ब्रांच आपके क्वेश्चन नंबर 6 के सी पार्ट में आता है। हाँ भैया, बायबैक मई 24 में एमसीक्यू में पूछा था, सितंबर 24 के एमसीक्यू में पूछा था, और जनवरी 25 में डिस्क्रिप्टिव पार्ट में पूछा था। तो भैया ये तो फेवरेट हो गया, ठीक है। इंटरनल फाइनेंस स्टेटमेंट में क्या है कि मई 24 के का इंटरनल आया, और फाइनेंस स्टेटमेंट में जो आपका मैनेजर रेम्यूनरेशन का क्वेश्चन होता है उससे पूछा। सितंबर 24 में इंटरनल का क्वेश्चन आया, सॉरी फाइनेंस स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, इंटरनल का क्वेश्चन, इंटरनल का भी क्वेश्चन था, आई थिंक मैं देख लूं। देखो, इंटरनल का भी क्वेश्चन था, और जनवरी 25 में इंटरनल का क्वेश्चन है, फाइनेंस स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। मतलब यार ये देखो ना, इंटरनल का क्वेश्चन ऐसे ऐसे कर्व में बन गया है, पूछा। फाइनेंस स्टेटमेंट देखो यार, ये भी पूछ लिया है, हो सकता है यार इस पर आ जाए, तो दोनों चैप्टर लिंक है। पर देखो फाइनेंस में थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटरनल के चांसेस थोड़े से कम है, पर करके दोनों जाना चाहिए, क्योंकि भाई क्या पूछ रहा है इसका कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हमने ए बी सी कैटेगरी में आपके चैप्टर्स को बांट दिया। भैया इस तरह से तो आपने तो पूरा सिलेबस करा दिया, कुछ चीजें बताओ ना, कुछ एक्स्ट्रा चीजें बताओ कि भैया कर सके यार, नहीं भैया थोड़ा सा करे पर ज्यादा टूटे। तो ये चीज अब स्टार्ट होगी, असली खेल तो भाई, असली खेल तो अब स्टार्ट हुआ है, असली खेल तो भाई अब स्टार्ट हुआ है, अब स्टार्ट हुआ है। अगर वीडियो आपने यहाँ तक देख लिया समझ लो आपके अकाउंट में 60 प्लस है, लगा लो, क्योंकि असली खेल तो अब स्टार्ट हुआ है। क्या हुआ है, असली खेल तो अब स्टार्ट हुआ है। तो चलिए करते हैं वीडियो को अच्छे से प्रॉपर्ली कंक्लूड, कि ये चीज समझ ली तो आपके अकाउंट में 60 प्लस है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 का सी, ये आईसीए ने फिक्स कर दिया है। भैया देखो, हमारे लिए पूछेंगे, सीबीएस पूछेंगे, ब्रांच पूछेंगे। तो ये सिंपल सा है कि अगर आपको अकाउंट में 60 प्लस मार्क्स चाहिए, तो इन तीन चैप्टर में से आपको एटलीस्ट 2 चैप्टर करने होंगे। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, देखो अगर आपने ये तीनों चैप्टर छोड़ दिए, अमालगेशन में छोड़ दिया, सीएफएस भी छोड़ दिया, ब्रांच में छोड़ दिया, ठीक है, और ये मैं मान के अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने बाकी सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कर लिया, चाहे वो इंटरनल हो, चाहे फाइनेंस स्टेटमेंट कंपनी हो, चाहे कैश फ्लो, तो आप क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट हो जाएगा भैया, क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा, हाँ भैया, क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का ए और बी हो जाएगा, हाँ भैया। और ये मान के चलता हूँ कि एमसीक्यू में इन 3 चैप्टर से मैक्सिमम 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, मतलब 30 में से 25 मार्क्स का अटेम्प्ट कर लोगे, मतलब लगभग आप टोटल मिला के 75 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर लोगे। मान लो आपने अमालगेशन और सीएफएस दोनों छोड़ दिया, अब ब्रांच पेपर के लिए, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6 के तीनों पर अटेम्प्ट हो जाएंगे, और एमसीक्यू में लगभग 25 मार्क्स, तो लगभग आपका 81 मार्क्स का हो जाएगा। मान लो आपने 2 को चैप्टर प्रिपेयर कर लिए, चाहे एएस 14, एएस 21 या ब्रांच, नहीं तो एएस 21 कर लिया, तो आप 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर लोगे। कैसे, देखो 1 क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट हो जाएगा, हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, मान लो आपने सीएफएस और क्वेश्चन नंबर 5 हटा, तो क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा, मतलब आप लगभग 890-95 का पेपर आराम से अटेम्प्ट कर लोगे। तो इसका कंक्लूजन क्या निकला कि अगर आपको अकाउंट में 60 मार्क्स चाहिए, तो आपको इन 3 चैप्टर में से एटलीस्ट 2 चैप्टर अच्छे से करने होंगे। 3 चैप्टर में से एटलीस्ट 2 चैप्टर करना। अगर आपको ब्रांच आता है, अमालगेशन आता है, आप सीएफएस को छोड़ सकते हो इन ऑप्शन में। अगर आपको अमालगेशन आता है, सीएफएस आता है, आप ब्रांच को ऑप्शन में छोड़ सकते हो। समझे कि नहीं समझे? हाँ कि ना? हाँ कि ना? हाँ कि ना? ठीक है? हाँ कि ना? हाँ कि ना? हाँ कि ना? ठीक है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 देखो। इंटरनल बताया था कि क्वेश्चन नंबर 2 में पहले पहले इंटरनल आया, फिर फाइनेंस स्टेटमेंट कंपनीज आया, फिर इंटरनल आया। क्वेश्चन नंबर 3 का ए या बी में कह लो, आपका एएस3 आ रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। कोई भी चीज़ में हवा में नहीं गया देखो। ES3, ES3, ES3 मतलब ES क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, या ए पार्ट में कह लो, बी पार्ट में कह लो, ES3 का क्वेश्चन आ ही जा रहा है। हाँ भैया, तो सही कह रहे हो। तो आ गया पॉइंट नंबर 2 तो क्वेश्चन नंबर 3 का मान लो ES3 हो गया। और क्वेश्चन नंबर 6 बी में क्या है, या तो बायबैक का क्वेश्चन आ सकता है, या इंटरनल का क्वेश्चन आ सकता है, या फाइनेंस स्टेटमेंट कंपनीज का आ सकता है, या AS13 का क्वेश्चन आ सकता है। मतलब बोला जाए तो क्वेश्चन नंबर 6 का भी एएस से क्वेश्चन नहीं आएगा, वो किसी चैप्टर से आएगा, वो चाहे वो इंटरनल हो सकता है, फाइनेंशियल कंपनीज हो सकता है, बायबैक हो सकता है, नहीं तो AS13 भी हो सकता है। तो कहने का मतलब क्या है, अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूँ तो देखो, मोस्ट प्रॉब्ली देखो, मई 24 में इंटर्न से क्वेश्चन आया, सितंबर 24 में फाइनेंस स्टेटमेंट से आया, और जनवरी 25 में इंटर्न से क्वेश्चन आया। तो मोस्ट प्रॉब्ली मुझे लगता है इस बार क्या होगा, फाइनेंस स्टेटमेंट ऑफ कंपनी से आएगा। मतलब अगर आप फाइनेंस स्टेटमेंट और इंटर्न को छोड़ के जा रहे हो, तो एटलीस्ट फाइनेंस स्टेटमेंट कंपनी को करके जाओ। अगर आप दोनों चैप्टर करके जा रहे हो, तो सबसे पहले फाइनेंस स्टेटमेंट कंपनी को करो, फिर इंटर्न का क्वेश्चन करो। हाँ कि ना? हाँ कि ना? हाँ कि ना? उसी तरह से आप कैश फ्लो जरूर करके जाओ। बहुत लोग कहेंगे मत करके जाओ, मैंने भी लास्ट टाइम बोल दिया था नहीं करके जाने, पर मैं देख रहा हूँ यार आईसीए का फेवरेट बन गया इसलिए, क्योंकि जनवरी 25 में तो हद ही कर दी, डिस्कटिव बारे में पूछ लिया, एमसीक्यू में पूछ लिया, क्या पता दोबारा पूछ लिया। और क्वेश्चन नंबर 3 में कैश फ्लो पूछ रहा है, कैश फ्लो आ सकता है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 के भी में देखो, ब्रांच तो आपको करके जाना है, फाइनेंस में कन्विंस करके जाइए, इशू ऑफ राइट्स नहीं है, एक आध है, थोड़ी राइटिंग थोड़ी गलत हो गई, ये इंटरनल रिकंसिस्टेंट, ठीक है, करके फाइनेंशियल में आप करके जाओगे, बाय बैक करके जाओगे, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ भैया, इंटरनल और ए 13 में से बोला जाए तो एटलीस्ट ए 13 करके चले जाओ।
इंटरनल को छोड़ के चले जाओ। तो एट द एंड कंक्लूजन क्या है, फाइनल कंक्लूजन क्या है कि सबसे पहले बायबैक करो। हाँ भैया, क्योंकि बायबैक आसान भी हो जाएगा। फिर आपका कैश फ्लो करो भाई, क्योंकि वो पूछ ही रहा है। फिर फाइनेंस स्टेटमेंट कंप्लीट करके जाओ, फिर AS13 करके जाओ, और फिर आप इंटरनल डिस्कशन करके, मतलब इस ऑर्डर में इन चीज़ों को फॉलो पहले बायबैक कर लेंगे, फिर AS13 AS3 कर लेंगे, फिर फाइनेंस कंप्लीट कर लेंगे, फिर इन्वेस्टमेंट करेंगे, फिर इंटरनल करेंगे। अगर चीज़ें टाइम कम बचे तो एटलीस्ट स्टार्टिंग के 3 चैप्टर्स तो जरूर कर लेंगे। बाकी इन्वेस्टमेंट इंटरनल को छोड़ के चले जाएंगे, ठीक है? हाँ कि ना? हाँ कि ना? तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या लेगा पॉइंट नंबर 1 और 2 के बेस पे, कि आपको सबसे पहले करना है बायबैक, सबसे पहले करना है बायबैक, फिर अमालगेशन, CFA और ब्रांच में एटलीस्ट 2 चैप्टर, फिर आपको सबसे पहले फिर फाइनेंशियल कंप्लीट करना है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली आपके क्वेश्चन में दिखेगा। फिर आपका AS13 विद इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग करना है, क्योंकि वो आसान है। फिर लास्ट में क्या करेंगे, कैश फ्लो करेंगे, फिर आप इंटरनल करेंगे। तो इस तरह से ये चीज़ें फॉलो करोगे तो आपका क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 का कंप्लीट पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा। हाँ कि ना? हाँ कि ना? हाँ कि ना? ठीक है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 पे, कि ये चैप्टर है जो किसी ए से लेंगे, इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट में दिख जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 के ए या बी पार्ट में से दिख जाएगा, और क्वेश्चन नंबर 6 के ए पार्ट में आ जाएगा। मतलब लगभग-लगभग आपके क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन 1 में 3 एएस, क्वेश्चन 2 में 1 एएस और क्वेश्चन 6 के ए स्टैंडर्ड, मतलब लगभग-लगभग आपका 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे आपके डिस्क्रिप्टिव पार्ट में, और 25 मार्क्स का लगभग 25 मार्क्स का लगभग-लगभग आपका एएस से क्वेश्चन आ सकता है। इन एएस में से क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है, ये आपके स्टैंडर्ड्स हो गए, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी। इसको फॉलो कैसे करना है, इसको मैं आपको बता दूंगा वीडियो के एंड में कि इसको फॉलो कैसे करना है। तो आपको क्या करना है, जो ये मैंने पॉइंट वाइज बताया, जो चैप्टर वाइज बताया, उसको जरूर कंसीडर करना। अब आता है कंक्लूजन, कि भैया ये चलो थोड़ा मिक्सअप हो गया, कैसे करें कैसे करें कैसे करें। तो उससे पहले बताता हूँ बोनस पॉइंट। बोनस पॉइंट क्या, कि आईसी ने ना कुछ चीजें ऐड ऑन किया। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले वो ऐड ऑन वाला पार्ट देखो। टोटल 19 क्वेश्चन ऐड किया, और टोटल 16 क्वेश्चन ऐड किए एमसीक्यू के फॉर्म में, मतलब आपके 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 35 क्वेश्चन ऐड ऑन किए। यहाँ पे मैंने सारा डाल दिया है, ठीक है? ये पूरा कहाँ कहाँ क्वेश्चन ऐड हुए। तो ये जरूर कि अगर आपको अमालगेशन छोड़ के भी जा रहे हो, तो अमालगेशन में जो क्वेश्चन ऐड हुआ है वो कर लो। अगर मान लो आप ए स्टैंड छोड़ के भी जा रहे हो, तो एटलीस्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन 19 करके जाओ, ये जरूर करके जाओ, ठीक है? अब आता है आपका ओवरऑल कंक्लूजन। भैया ओवरऑल कंक्लूजन बता दो, कैसे करें क्या करें क्या करें, समझ नहीं आ रहा, बहुत चीज़ें पक गई। तो मैं पहले इसको रब कर देता हूँ। ठीक है, अब आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आप करो सुपरस्टार क्वेश्चन। क्या करो, ये जो सुपरस्टार क्वेश्चन दिख रहे हैं जो मैंने ऊपर डाले वो करो। सबसे पहले करेंगे सुपरस्टार क्वेश्चन, उसके बाद करेंगे हम बायबैक का क्वेश्चन, और थ्योरी के चैप्टर 1 टू 3, और थ्योरी ऑफ चैप्टर बायबैक की थ्योरी और एनालिसिस की थ्योरी, ये कर लोगे। तो देखो सुपरस्टार क्वेश्चन से मुझे लगता है 10 मार्क्स का आ जाएगा, बायबैक से तो फिक्स है ही 8 मार्क्स का, 6 मार्क्स 8 मार्क्स का, तो 18 मार्क्स वो हो गए। फिर कोई भी 2 चैप्टर अमालगेशन में से, सीएफएस में से, ब्रांच में से कर लो। उसके बाद करो आप इस तरह से एएस को फॉलो, पहले एएस 1 करो, फिर 17, फिर 4, फिर 5, फिर 9, फिर 24, फिर 7, इस तरह से फॉलो कर लो। यहाँ पे मैंने डाल दिया है। उसके बाद फिर करो फाइनेंस स्टेटमेंट कंपेयर, फिर करो कैश फ्लो, फिर करो आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, फिर करो इंटरनल, और फिर करो एएस 15, 18, 29। एटलीस्ट आपको ये चीजें तो फॉलो करनी है। पॉइंट नंबर 1 से लेकर पॉइंट नंबर 6 तक ये फॉलो करोगे, तो आप अकाउंट्स में 70-80 मार्क्स का टारगेट कर सकते हो। ये अगर टाइम का मिले तो ये तीनों का भी इग्नोर कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। अगर टाइम मिले तो कर लेना, नहीं तो एटलीस्ट इन पार्ट्स को अच्छे से कर लो, इन पार्ट्स को अच्छे से कर लो, पॉइंट नंबर 1 से लेके पॉइंट नंबर 6 तक। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या बताया, कि अगर वो मैंने सब कुछ बता दिया है कि आपको क्या करना है, पॉइंट नंबर 1 से लेकर पॉइंट नंबर 6 जो ओवरऑल कंक्लूजन है, जो ओवरऑल कंक्लूजन है पॉइंट नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक, ये अच्छे से करना है। क्योंकि एग्जाम में इसी इसी पॉइंट से आपका 80 से 90 मार्क्स, 80 से 90 मार्क्स का पूछेगा ही पूछेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है? अब आते हैं आगे, अब आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट। हमने क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट बनाई है, आरटीपी, एमटीपी, प्रैक्टिस मैनुअल, पुराने आरटीपी, एमटीपी जो भी थे, उसके बेसिस पे बनाया। अगर इन क्वेश्चन को आप 3 बार अच्छे से कर लेते हो, 3 बार अच्छे से कर लेते हो, तो उसके अलावा कुछ भी आपको एक्स्ट्रा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। ठीक है? ये कर लिया, ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी, आपके 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 60 मार्क्स गारंटी मेरी तरफ से, 60 मार्क्स गारंटी मेरी तरफ से। टोटल क्वेश्चन कितने हैं? टोटल क्वेश्चन आता है देखो, ये सुपरस्टार क्वेश्चन जो कि मैंने ऑलरेडी फ्री में बता ही दिया है। बाकी हर क्वेश्चन में मिला के, जैसे एएस 1 में चैट में से 5 क्वेश्चन डाले, और 5 ही क्वेश्चन काफ़ी है। एएस 2 से 4 क्वेश्चन मॉड्यूल से डाल दिए, 7 क्वेश्चन पुराने आरटीपीएम के जो बेस्ट 7 क्वेश्चन है वो डाल दिए। उसमें से एएस 3 प्लस कैश फ्लो दोनों मिला के 14 क्वेश्चन है, और पुराने आरटीपीएम से 7 क्वेश्चन। तो इस तरह से करते 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 मैंने टोटल बनाए आपके 388 क्वेश्चन। लगभग-लगभग ऑन एवरेज आपके, अगर सबको चैप्टर्स को स्टैंडर्ड को मैं मिला दूँ, तो लगभग-लगभग आपके 33 चैप्टर्स होते हैं, और 33 चैप्टर में से मैंने दिए 388 क्वेश्चन, मतलब ऑन एवरेज हर चैप्टर से आपको 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आप देख भी सकते हो, ब्रांच से 13 क्वेश्चन है, इंटरनल से 8 क्वेश्चन है, ठीक है? एएस 26 से 11 क्वेश्चन्स हैं, ठीक है? एएस 20 से 13 क्वेश्चन है, एएस 21 से 13 क्वेश्चन है, एएस 18 से 15 क्वेश्चन है, तो ऑन एवरेज आप 10 से 15 के बीच में आप एवरेज लगाओ, हर चैप्टर से क्वेश्चन है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट आपको, अगर आप परचेज़ कर सकते हो, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, तो इन क्वेश्चन को आपने कर लिया। जो ये मैंने पॉइंट बताए, ये जो 6 पॉइंट बताए ना इंपॉर्टेंट, ये जो 6 पॉइंट्स बताए, इनके भी क्वेश्चन आपने अच्छे से कर लिए। अगर आपके पास टाइम है तो इनके भी कर लेना, नहीं है तो इनको आप स्किप कर सकते हो। ये जो 6 पॉइंट है ना, ये 6 पॉइंट आपने क्वेश्चन कर लिए, लगभग आपके 388 क्वेश्चन मान लो, 380 में इसमें ये भी क्वेश्चन, इसके भी क्वेश्चन कटेंगे, इसके भी क्वेश्चन कटेंगे, इसके भी, तो लगभग आप लगा लो 300 क्वेश्चन होंगे, 300 लगा लो 320 होंगे। तो 320 क्वेश्चन आप अच्छे से कर लेते हो, 2 से 3 बार कर लेते हो, मैं आपको गारंटी देता हूँ आपके अकाउंट्स में 60 प्लस की गारंटी आएगी, ठीक है? तो वीडियो को कंक्लूड करते हैं कि मैं आपसे क्या बताया। पहला सिलेबस का समझा दिया,
पेपर कहाँ-कहाँ से आता है वो बता दिया, पेपर का स्ट्रक्चर क्या-क्या होगा वो बता दिया, आपको ए-बी से करके बता दिया और भैया क्वेश्चन कैसे-कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या-क्या आ सकता है उसको बता दिया। तो ओवरऑल कंक्लूजन में क्या बताया मैंने कि सबसे पहले आपको ये सुपर स्टार क्वेश्चन करने हैं, सबसे पहले आपको ये सुपर स्टार क्वेश्चन करने में इसको सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सुपर स्टार क्वेश्चन करना है, सबसे पहले आपको सुपर स्टार क्वेश्चन करना है, फिर बायबैक और थ्योरी करके जानी है, थ्योरी चैप्टर 1, 2, 3 की और अमालगेशन या बायबैक की थ्योरी दोनों की थ्योरी करके जानी है। उसके अलावा उसके बाद बताया पॉइंट नंबर 3 में कि कोई भी चैप्टर अमालगेशन से AS21 से ब्रांच से कोई भी 2 चैप्टर कर लोगे, फिर AS को AS 170 इस तरह से फॉलो करोगे, फिर फाइनल स्टेटमेंट कंप्लीट और फिर आपका कैश फ्लो मतलब ये 6 पॉइंट अच्छे से कर लिए या 7 पॉइंट कह लो। अब इंटरनल इन दोनों को छोड़ दीजिए, 7 पॉइंट अच्छे से कर लो, लगभग आपके 320 क्वेश्चन बनेंगे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। ये कर लिए तो आपके आपके 60 मार्क्स की गिनती मेरी तरफ से है, ठीक है? वीडियो में कहीं भी आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया, कोई भी चीज़ कन्फ्यूजिंग हुई है, ठीक है? तो वीडियो के कमेंट में आप यूट्यूब में कमेंट करके मुझसे पूछ लेना, मैं उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझा दूँगा। यहाँ तक वीडियो देखिए तो भाई आपको मुझे लगता है आपको वीडियो पसंद आ गई हो, तो वीडियो को लाइक कर देना प्लीज़, कमेंट कर देना ताकि इसकी रीच अच्छे लोगों तक, अच्छे स्टूडेंट तक पहुँच सके, ठीक है? और आपको कोई भी हेल्प चाहिए, कुछ भी चाहिए आप कमेंट कर देना ताकि वो चीज़ की हेल्प मैं आपको कर सकूँ, ठीक है? तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसी अच्छी-अच्छी वीडियो आपके इस चैनल पे आपको मिलती जाए। थैंक यू सो मच गाइज़। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच गाइज़।